हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 26, जो आपकी 2 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हमारा टॉपिक चलेगा अब आगे जैव प्रक्रम ही। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र। इससे पहले जो हमने था वो पौधों का श्वसन तंत्र के बारे में जो था वो देखा था कि वो कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, पिछली वर्कशीट के अंदर। इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि जो मानव है या मनुष्य है वो कैसे सांस लेता है और उसके सांस लेने वाला जो तंत्र है उसके अलग अलग अंग कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो यह वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। यानी कि श्वसन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं तब, और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ते समय बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक होता है सांस लेना, एक होता है श्वसन करना। सांस लेना मतलब ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में या श्वसन में क्या आता है, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सांस लेना, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। अब इसके अलग अलग अंग कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही है, यानी कि एक चित्र दिख रहा है। उसमें आपको देखो सबसे पहले जो है आपके नासा द्वार है, यानी कि नाक के जो आगे वाले जो द्वार होते हैं, गेट होते हैं, वो है। उसके बाद में मुख है, यानी कि मुंह की जो मुंह के अंदर वाला होल है वो है। उसके बाद में ग्रसनी है। उसके बाद में कंठ है, कंठ यानी कि जहाँ से आवाज़ निकलती है। उसके बाद में श्वास नली है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास उपासित वलय है, ठीक है। उसके बाद में श्वसनी है, श्वसनिका है, कुपिका कोश है, पसलियाँ हैं और फुफ्फुस है, ठीक है, फुफ्फुस है। अब इनका अलग अलग हम देखेंगे कि ये काम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले नाक से हम सांस लेते हैं, तो नाक से शुरू करते हैं। बाहरी नथुने का एक जोड़ा होता है, यानी कि एक जोड़ा यानी कि 2 होल्स होते हैं, 2 मुंह जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। छोटे बालों के रोम नासिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं, यानी कि आपका जो नाक होता है उसके अंदर छोटे छोटे बाल जो है वो होते हैं, ठीक है। ये बाल क्या करते हैं, बाहर के जो रोगाणु होते हैं, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु होते हैं उनको शरीर में जाने से रोकते हैं, ताकि हम जब सांस लेते हैं तो, ठीक है, हवा के अलावा कोई जो रोगाणु है वो अंदर ना जा सके, ठीक है। और सांस लेते वक्त हवा को अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं, और हवा को जो है आर्द्रता मतलब नमी प्रदान करते हैं सांस लेते समय, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र यानी कि जो हमारा जहाँ से स्वर निकलता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है। स्वर यंत्र क्या होता है, इसे एडम एप्पल या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यह वह हिस्सा है जो खाद्य कणों को निगलने की दौरान उठता और गिरता है, ठीक है। आपने अपना मुंह खोल के देखना, मुंह जब खोलोगे तो अंदर जो आपका एक मुंह और होता है, ठीक है, होल जो होता है उसके अंदर आपको ऐसा सा कुछ दिखेगा, ठीक है। ऐसी एक मतलब नाड़ी तरह का एक जो चमड़ी है उसका एक भाग सा आपको दिखेगा, ठीक है। जब आप खाना खाते हो या ज़्यादा बोलते हो तो वो क्या करता है, ऊपर उठता है या और मतलब नीचे गिरता है, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ जो है वो हमारी निकलती है। उसके बाद में ग्रसनी, ठीक है। नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है। नाक का जो कक्ष होता है, ठीक है, नाक जो है हमारा उसको आगे जाके वो क्या करेगा, ग्रसनी के रूप में खुलेगा। ये देखो, ये नाक है, नाक यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ पे आके ग्रसनी के रूप में यहाँ पे खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हवा और भोजन दोनों के लिए एक आम रास्ता है। यहाँ पे मुंह से भोजन भी आके यहीं पे आता है और यहाँ से जो नाक से हवा आती है वो भी यहीं पे आती है, ठीक है। यह खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश होने से रोकने का कार्य करता है। ग्रसनी क्या करती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, अब देखो आम रास्ता है ना, तो आम रास्ते में ये भी तो हो सकता है कि खाना जो है वो श्वास नली में चला जाए, ठीक है, पर उसको श्वास नली में जाने से जो रोकती है उसको कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी का काम क्या है, खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है। उपकंठ एक लोचदार उपा स्थित है जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच एक स्विच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। एक उपकंठ होता है, ऊपर वाला कंठ, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो आपको उपासित दिख रहा है, ठीक है, उपासित जो है वलय आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच में एक स्विच का काम करता है। स्विच का काम मतलब कौन सी चीज़ किधर जाने देनी, अगर अन्न आएगा तो दूसरी के अंदर डाल देगा, अन्न की नली वाली में, अगर हवा आएगी तो किस में डाल देगी, श्वास नली के अंदर या स्वर, ठीक है। यानी कि स्वर यंत्र और अन्न की नली जो इनके बीच में काम करता है, ओके। नेक्स्ट है श्वास नली। श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे से होते हुए गर्दन के नीचे तक आता है। यह वायु नली की दीवार सी आकार की उपासित से बनी होती है।
जो इसे चिपकने से बचाती है, ठीक है। अब ये स्वर नली है, श्वास नली जिसको वायु नली भी कहा जाता है, जिसमें से हवा जो है वो अंदर जाती है, ये गर्दन से होते हुए नीचे तक आता है और इसकी जो है वो सी आकार की होती है, ठीक है। ये सी आकार की होती है, जिससे ये क्या होती है, यहाँ पे आपको देखो उपासित से बनी होती है जो इसे चिपकने से रोकता है, यानी कि सी शेप्ड ये ऐसे होती है, ठीक है, ताकि ये चिपके ना, चिपके यानी कि कई बार जो अंदर से गीली होती है वो चिपक जाती है तो सांस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में है श्वसनी। श्वसनी नली दो नलियों में विभाजित होती है। अब श्वास नली जो है वो दो नलियों के अंदर विभाजित होगी, जिन्हें श्वसनी कहा जाता है, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। दो फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों के अंदर एक एक नली जो है वो प्रवेश करती है। श्वास नली के आगे वाले जो दो भाग हैं उनको श्वसनी कहा जाता है। हर एक फेफड़े के अंदर एक एक नली जो है वो यहाँ पे प्रवेश करती है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक इधर गई और एक इधर आ गई, ठीक है। उसके बाद में है जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है, श्वसनी द्वितीय और तृतीयक श्रेणी के बाद में श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, यानी कि उसके बाद में ये श्वसनिकाओं के अंदर और विभाजित हो जाती है, मतलब पतली पतली नलियों के अंदर आगे जाके और बंट जाती है, जो आगे कुपिकाओं में विभाजित होती है, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है, कुपिकाएं कहा जाता है। श्वसनिकाओं में विभाजित होती है और श्वसनिकाएं आगे जाके किस में विभाजित हो जाती है, कुपिकाओं के अंदर, ठीक है। अब कुपिका क्या होती है, कुपिका पतली दीवारों और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसे सूक्ष्म संरचना, सूक्ष्म यानी कि छोटी, पतली यानी कि बिल्कुल मतलब धागे जैसी, ठीक है। एक सूक्ष्म यानी कि छोटी संरचना है जो वायु से भरी रहती है। ये किससे आती है, श्वास नली से आई थी श्वसनी, श्वसनी से आगे श्वसनिकाएं बनी और श्वसनिकाओं से कुपिकाएं बनी, यानी कि और ही छोटी। पहले श्वास नली बड़ी थी, श्वसनी और छोटी होगी, श्वसनी से श्वसनिकाएं जो बनी वो और छोटी होगी, श्वसनिकाओं से कुपिकाएं जो बनी वो बिल्कुल छोटी होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटी सी रचना है। अब श्वास नली से बनी है, ठीक है, या श्वसनी से बनी है, तो इसके अंदर क्या होगी, हवा भरी हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेफड़ों से। तो अब जो श्वास नली है वो कहाँ पे पहुंच गई, श्वसनिकाओं के रूप में या श्वसनी के रूप में फेफड़ों में पहुंच गई। अब फेफड़े क्या करेंगे वहां पे, ये देखो, फेफड़े मनुष्य के श्वसन का मुख्य केंद्र है। फेफड़े क्या होते हैं, जहाँ पे मुख्य जो श्वसन होता है वो होता है जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो फेफड़े जो हमारी छाती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो एक बार फूल जाती है, एक बार सिकुड़ जाती है, ठीक है। आपका पेट भी जो होता है वो भी जब हम सांस लेते हैं तो सपाट हो जाता है और जब छोड़ देते हैं तो गुंबद आकार का, यानी कि गोल सा पेट जो है वो दिखता है, ठीक है। यह छाती के वक्षीय गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास और हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं, यानी कि हृदय जो होता है जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है और ये दोनों साइड उसके हार्ट के यानी कि दिल के दोनों साइड जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। ये बड़े और स्पंजी अंगों का एक जोड़ा है। बड़े मतलब जिनका आकार ज़्यादा है, स्पंजी मतलब स्पंज आपने देखा होगा जिसके अंदर पानी वगैरह या सोख जाता है, ठीक है। बेसिकली जो आपकी ये यूटेंसिल्स को साफ करने वाली सोप्स वगैरह आती है, इनके साथ स्पंज आता है, ठीक है। उसको निचोड़ते हैं तो उसमें से बहुत सारा पानी, इसको पानी में डाल दो, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और जब निचोड़ोगे तो बहुत सारा पानी जो है वो निकलेगा। तो स्पंजी है, यानी कि सोख लेते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान में शामिल है। अब गैसों का आदान प्रदान कौन करता है मानव के श्वसन तंत्र में, फेफड़े करते हैं। बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा काफ़ी बड़ा और भारी होता है। बाएं फेफड़े में जो है उस साइड हर्ट होता है, उस साइड वाला फेफड़ा जो है वो छोटा होता है। दूसरी साइड का फेफड़ा यानी कि दाईं साइड वाला जो फेफड़ा है वो काफ़ी बड़ा और भारी होता है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और दी हुई है कि जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो वक्षीय गुहा जो है वो फैलती है जब हम सांस लेते हैं, छाती जो है वो फैल जाती है, ठीक है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब देखो सांस लोगे तो हवा अंदर भर रही हो ना, जैसे टायर के अंदर हवा भरी जाती है तो वो फूल जाता है ना, और जब निकालोगे तो वो बिल्कुल पतला सा सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे होती है, जब सांस लोगे यानी कि उस टायर के अंदर, टायर की तरह है, उसके अंदर हवा भर रहे हो तो वो फैल जाएगी, ठीक है। और दूसरे के अंदर जब उसमें से हवा निकाल दोगे तो वक्षीय गुहा जो है वो सिकुड़ जाएगी। अब जब सांस लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती है, लेके देखो सांस, पसलियाँ जो है वो आपकी ऊपर उठेगी, ठीक है। उसके बाद में पसलियाँ नीचे की ओर आती है, सांस छोड़ के देखो, रिलैक्स होकर पसलियाँ नीचे की तरफ आएगी। डायाफ्राम आकार में सपाट हो जाता है सांस लोगे तो। डायाफ्राम यानी कि आप अपने पेट से इस चीज़ को नोट कर सकते हो, आपका पेट जो होता है उसका आकार जो होता है वो सपाट हो जाता है। पेट के साथ ही आपका जो है वो डायाफ्राम भी लिंक्ड होता है, तो उसके
जैसे ही आप सांस लोगे तो वो आपका जो डायफ्राम है, ठीक है, वो सपाट हो जाता है, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो फिर गुंबद आकार का हो जाता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और ज़्यादा हवा जो है फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और हवा क्या है, फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। और फेफड़ों का आकार कम हो जाता है और हवा जो है वो फेफड़ों में से निकल जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो, जब फूलेगी कोई चीज़, ठीक है, टायर है वो फूल जाता है ना, तो फूल जाता है यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका, ठीक है। और जब हवा निकाल दोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, तो यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है, हवा निकल रही है, ठीक है। तो उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, नीचे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है कि कूपिका के क्या कार्य हैं। तो कूपिका में क्या होता है, फेफड़ों में रुधिर का शुद्धिकरण गैसों के आदान प्रदान से होता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कूपिकाओं के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन कूपिकाओं में रक्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में से कूपिकाओं में प्रवेश करता है, ठीक है। ऑक्सीजन कूपिकाओं में रक्त में तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त में कूपिकाओं से प्रवेश करता है। उल्टा होता है, पहले ऑक्सीजन आएगी कूपिकाओं से ब्लड में जाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकलेगी, ठीक है, रक्त से, और वो कूपिकाओं में प्रवेश करेगी। वयस्क मनुष्य के फेफड़ों में 30 से 40 करोड़ वायु कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया विसरण द्वारा होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गैस विनिमय किस स्थान पर होता है। तो गैस का जो विनिमय है फेफड़ों के अंदर होता है। गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता यानी कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारणतः विसरण द्वारा होता है। यानी कि पहली बात तो ये जो है कूपिकाओं के अंदर भी होता है, पर हमने फेफड़े ले लिए तो फेफड़े के अंदर ही कूपिकाएं होती हैं। तो अगर नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो गैसें हैं उसका विनिमय होता है। आप चाहो तो ये लाइन भी जो है वो कूपिकाओं वाली लिख सकते हो कि कूपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया विसरण के द्वारा होती है, ठीक है। उसके बाद में है सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करो। तो ये है, सांस लेने में क्या होता है, वक्षीय गुहा फैल जाती है, यहाँ पे वक्षीय गुहा सिकुड़ती है, पसलियाँ ऊपर उठती हैं, पसलियाँ नीचे की ओर बढ़ती हैं, डायाफ्राम का आकार सपाट हो जाता है, डायाफ्राम गुंबद आकार का हो जाता है, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है, फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और हवा फेफड़ों में से बाहर निकलती है, ठीक है। उसके बाद में अपने मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाना है। ये मैंने आपको चित्र दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना सकते हो, ठीक है, इसको पोज करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था, मतलब इसको अवलोकन करने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ अलग अलग कारण भी हम इसके ले सकते हैं। तो आप देख लो कि सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति को ध्यान से देखिए। सांस लेने और सांस छोड़ना है, उदर की गति, अपने पेट को अपने ध्यान से देखना है, आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पेट के ठीक ऊपर श्वसन प्रक्रिया की एक प्रमुख पेशी है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। उचित सांस लेना नाक से शुरू होता है, फिर पेट में जाता है, जैसे कि आपके डायाफ्राम सिकुड़ता है, पेट फैलता है और आपके फेफड़ों में हवा भरते हैं। यह सांस लेने का सबसे प्रभावी तरीका है क्योंकि यह फेफड़ों पर खींचता है, छाती में नकारात्मक दबाव बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके फेफड़ों में हवा का प्रवाह होता है। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि सांस आप छोड़ कब रहे हो और ले कब रहे हो। अगर आपने अपनी जो सांस लेने की गति का पता करना है तो आप उससे पता लगा सकते हो, ठीक है। तो मेन तो यही चीज़ होता है कि अवलोकन का पता लग जाता है कि कब फेफड़ों में सांस भर रही है और कब जो है वो निकल रही है, ठीक है। तो जब आपका डायाफ्राम यानी कि आपका पेट जो है वो फैल जाता है, ठीक है, डायाफ्राम जब सिकुड़ता है तो पेट जो है वो फैलता है, जब फैल जाता है तब मतलब हवा भरती है, ठीक है, और जब वो सिकुड़ जाता है मतलब हवा निकल रही है, ठीक है। तो ये उसके अवलोकन करने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। सो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 26 के सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे या इसको पोज करके यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 तो आपकी एक फिगर ही है जो आपकी बुक्स में भी है और ये आपकी जो वर्कशीट है उसके अंदर भी है, तो इसको भी आप पोज करके यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको यहाँ पे पोज करके लिख लीजिए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए पोज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कूपिका के क्या कार्य हैं। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 26 खत्म होती है।